गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 3 जून 2021। 3 जून 2021 को हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उसके साथ साथ हम लोग जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिफिनेशन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक प्रश्नों को भी, जो प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन है उसको भी हम लोग देखेंगे, जिससे आपकी परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता किसने की है? किसकी? ब्रिक्स की। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं ब्रिक्स ये होता क्या है। ये एक प्रकार की संस्था है। क्या है? ये एक प्रकार की संस्था है जिसके तहत जो कुछ देश हैं उनका गठबंधन है, जिससे ये अनेक मुद्दे पर इस पर बात चलती है। तो इसमें देश कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसके कितने देश हैं सदस्य? 5 देश हैं ब्रिक्स, और इसको 5R के नाम से भी जाना जाता है, जो इन देशों की मुद्राएं हैं। इसमें पूछा गया परीक्षाओं में कई बार कि 5R मुद्रा किस संस्था में चलती है? किसमें चलती है? ब्रिक्स में। किसमें? ब्रिक्स में चलाई जाती है 5R संस्था। तो हम लोगों ने जान लिया ब्रिक्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने की है? ब्रिक्स की अध्यक्षता विदेश मंत्रियों किसने की है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर जयशंकर। कौन है? सॉरी, एस जयशंकर। ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल और ऑप्शन डी किरण रिजिजू। तो किसने की है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसने की है? एस जयशंकर ने, जो भारत के विदेश मंत्री इन्होंने की है। किसकी अध्यक्षता? ये ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। ये हो कहां पे रहा है? इस बार आयोजित कहां पे हुआ है? भारत में हुआ है। तो बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। राजनाथ सिंह, ये क्या है? गृह मंत्री। रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री हैं और किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, WHO ने, किसने? WHO ने भारत में मिले कोरोना के नए संक्रमण, कोरोना का जो नया संक्रमण था वो कौन सा था? B.1.617.2। ये क्या था? भारत में इसको मिला था। इसको भारत के कोरोना संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भारत ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे देश के नाम पे इसका क्यों नाम पड़ा है। तो WHO ने इसका नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम रखा क्या गया है? तो पहले हम लोग जानते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन ए कप्पा। क्या है? ऑप्शन ए कप्पा, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी बीटा, ऑप्शन डी बीटा और ऑप्शन सी क्या है? अल्फा। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन बी। इसका रखा गया नाम डेल्टा। इसका क्या नाम रखा गया है? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा नाम किसका है? B.617 का, B.617 का नाम रखा गया है। 617.2, ये ध्यान करेगा 2। और जो कप्पा है, जो कप्पा नाम रखा गया किसका? जो ऑप्शन ए कप्पा है, क्या है? कप्पा। ये किसका नाम है? ये भी इसमें बस एक पॉइंट चेंज है, B.1617.1। इसमें क्या है? 2 है और इसमें 1 है। बस इससे आप याद कर सकते हो, 2 है तो डेल्टा, 1 है तो कप्पा। तो चलिए दोस्तों, बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? अल्फा। अल्फा कहां पर मिला था? ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। इसका क्या नाम था? B.1.7। क्या था? B.1.7। इसका क्या नाम था? B.1.7। ये कहां पर मिला था? ब्रिटेन में। इसका नाम क्या रखा गया है? बीटा। और ऑप्शन डी है अल्फा। इसका नाम है, सॉरी, इसका नाम अल्फा है। ठीक है, और बीटा
बीटा क्या नाम है, B.1.351। ये कहां पर पाया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए दोस्तों इसी के बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों असम राइफल, किसके, असम राइफल के 21वें महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो किसके, असम राइफल। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं असम राइफल के बारे में, किसके, असम राइफल। असम राइफल तो ये तो है एक क्या है, अर्धसैनिक बल है। क्या है, अर्धसैनिक बल है असम राइफल। इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। किसका, पूर्वोत्तर का प्रहरी। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं, असम राइफल को। और असम राइफल की स्थापना कब हुई, वैसे तो ओरिजिनल रूप से इसकी स्थापना हो गई थी 1835 में। कब हुई, 1835 में। लेकिन 1835 में इसका नाम क्या था, कछार लेवी। क्या था, कछार लेवी। कछार लेवी किसका नाम था, असम राइफल का पूर्व नाम था। और असम राइफल कब पड़ा, 1917 में। 1917 में इसका नाम क्या हो गया, असम राइफल। तो हम लोगों ने पहले असम राइफल के बारे में जान लिया। इसके महानिदेशक, 21वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए प्रदीप चंद्र नायर, ऑप्शन बी सुबोध कुमार, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह और ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। तो इसके महानिदेशक कौन बन गया है, ऑप्शन ए प्रदीप चंद्र नायर। इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन ए। और बाकी ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल क्या हुए हैं, ये बने हैं सीबीआई के। किसके, सीबीआई के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, सुबोध कुमार जायसवाल। और कुलदीप सिंह ये पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक थे। इनको अब NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी प्रमुख बना दिया गया। किसका, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके साथ साथ इनको क्या दे दिया गया है, NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और आखिरी ऑप्शन है क्या है, राकेश अस्थाना। इनको BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक कौन है, राकेश अस्थाना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने लॉन्च किया है। तो ये क्या है, पहले नैनो यूरिया के बारे में जान लेते हैं। नैनो यूरिया कौन सी है, नैनो यूरिया। तो नैनो पहले होता क्या है, 10 की पावर -9। क्या है, 10 की पावर -9 को व्यक्त किया जाता है नैनो में। उसी के फार्मूले पर किसको तैयार किया गया है, नैनो यूरिया को, जिसका 50 ml का, किसका, सॉरी 500 ml का एक बोतल है, एक लिक्विड है। किसका, नैनो यूरिया का 500 ml का लिक्विड है, जो 250 के आसपास इसका MRP रखा गया है। कितने के, 250, ठीक है, 250 रुपए के आसपास इसका MRP रखा गया है। इसको बताया जा रहा है कि इसकी गुणवत्ता बहुत ही, जो लोकल यूरिया मिलते हैं, यूरिया के जो दाने मिलते हैं उनसे इसकी गुणवत्ता अधिक है। ये भूमि की जो भूमि है उसके गुणवत्ता को बनाए रखेगी, उसके साथ साथ उसमें जो पैदावार है उसको डबल कर देगी। तो इसको लॉन्च किसने किया है, इसको हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए किसान यूरिया, ऑप्शन बी शक्तिमान यूरिया, ऑप्शन सी इफ्को यूरिया, ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इफ्को के द्वारा, किसके द्वारा, इफ्को कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आप लोगों को ये लग रहा हो किसान और शक्तिमान, ये लोकल एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी बिक्री होती है, किसान और शक्तिमान यूरिया। मैंने इसलिए डाल दिया यहाँ पे ऑप्शन में रखा है। तो किसने लॉन्च किया है, नैनो यूरिया, इफ्को ने। और उसके बाद यूरिया पहला, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से, कि दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया है। कौन सा, यूरिया। और यूरिया तो हो गया ये इस चीज के बारे में। हम लोग जानते हैं कि परीक्षा में इसमें पूछा क्या जाएगा, परीक्षा में इसमें पूछा जाएगा
के का अनुपात क्या है? NPK का अनुपात क्या है? नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस और पोटास, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या है? तो ये किस अनुपात में होता है? 4, 2 और 1 के अनुपात में होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्र, ऑप्शन बी जोस जे कट्टर, ऑप्शन सी क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्र बने हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं बाकी ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन बी जोस जे कट्टर, ये क्या बने हैं? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। आरबीआई के कार्यकारी, किसके? आरबीआई के, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। कौन है? शक्तिकांत दास हैं इसके गवर्नर। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। 24वें नंबर के उर्जित आर पटेल। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 किस अधिनियम से? 1934 के अधिनियम से। इसका पहले मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। और वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई। तो चलिए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में क्या है? कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो WHO आ गया। WHO बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना 1948 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलने से पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक मोटिवेशन कोड रख रहा हूं जो आपको जीवन में जीने के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर देगा। तो मोटिवेशन कोड है क्या यार? हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कौन चमकता है? जो तराशने की हद से गुजरता है। क्योंकि हीरा तो सभी को ईश्वर ने बना दिया है। ईश्वर ने किसी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बनाया सभी को है। अगर आइंस्टीन की बात की जाए तो आइंस्टीन को भी बनाया था इंसान, और लोकल की बात की जाए तो उनको भी बनाया गया था। APJ अब्दुल कलाम को भी बनाया गया था। लेकिन ये लोग तराशने की हद से गुजरे इसलिए कामयाब हुए। ऐसे ही आप लोग भी अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में उस हद से गुजर जाओ। ईश्वर आपको किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि ईश्वर आपको काबिलियत के भरोसे अब दे रहा है। अब अगर डिजिटल इंडिया हो रही है तो ईश्वर भी तो डिजिटल हो गया है, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आम्बी टैग। कौन सा? आम्बी टैग किसने बनाया है? तो ये आम्बी टैग है क्या? आम्बी टैग ये एक प्रकार के कोई उपकरण है जिसमें क्या किया जाएगा? कोई भी वस्तु उसमें रख दी जाए तो उससे क्या होगा? उससे कोई भी वस्तु अगर खराब होने वाली है, खराब हो चुकी है, वो उसका पता लगा के बता देती है। मान लीजिए वैक्सीन को, कोरोना वैक्सीन को उसमें रख दिया गया, अगर उसका डेट एक्सपायर हो चुका है तो वो उसको बता देगी ये अनयूजलेस है, इसको उपयोग में मत करो। कोई खाने वाली चीज रख दी जाए उसको भी वो बताएगी कि ये अनयूजलेस है, इसको उपयोग में मत लो। अगर यूजलेस है तो बताए कि यूजलेस है। इसको बनाया किसने है? ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT रोपड़, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन बी IIT रोपड़ ने इसको बनाया है। IIT रोपड़ ने तो इसको बनाया। IIT रोपड़ ने एक हाल ही में बनाया था फेक बस्टर। कौन सा?
फेक बस्टर करके एक एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी के आईडी से मिसयूज कर रहा है तो उसको वो पता लगा सकती थी। किसके द्वारा? फेक बस्टर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और आईआईटी गुवाहाटी ने विंडो कैरेक्टर करके बनाया है, जिससे जो बिल्डिंगों के टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। मैंने आपकी जानकारी के लिए कुछ इस तरह बताया था कि अगर मान लीजिए ये विंडो है, इस पर अगर उसको सेट कर दिया जाए तो बाहर का टेम्परेचर अगर 24 है, अंदर का 20 है, बाहर का 45 है, ठीक है, 22 और 44, तो ये इक्वल करके नॉर्मल आपके लिए बना दूंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो कौन सा है? ग्लोबल गोल्स 2030 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन, ये मतलब पर क्या है, ये तो पहले आप ये जान लो। इसका मतलब है कि कोयले के खपत को कम करना है। जो विश्व के संस्थाएं हैं, इसके तहत वो कोयले की खपत को खत्म करना चाहती हैं। तो 2030 तक इसका खपत आधे से कम करना है और 2040 तक इसके खपत को समाप्त करना है, क्योंकि ये एक पृथ्वी से प्राप्त होने वाला खनिज है, जिसका समाप्त होने की कोई गारंटी नहीं कि आज समाप्त होगा या कल समाप्त होगा या वर्षों चलेगा, या कोई इसका फिक्स नहीं है। इसीलिए इसको खपत को खत्म करना है, जो आपके आने वाले समय में आपको प्रयोग में लाए जा सके। तो ये किसने इसकी अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो किसने की है? ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया आ गया तो आप लोग एक चीज जान लेना कि कौन सा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? 38 डिग्री अक्षांश है। कौन सी है? 38 डिग्री अक्षांश रेखा कहां पर है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो ये तो हो गया इसका। और अभी हमने आपसे बताया कि ब्रिक्स का सम्मेलन कि कहां पर हो रहा है? भारत में। उसकी अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर ने। किसने की? एस जयशंकर ने। और उसके बाद ब्रिटेन ने G7 की अध्यक्षता की है, जिसमें भारत को बुलाया गया था। तो दोस्तों, आप लोग प्रत्येक पॉइंट को नोट करो, क्योंकि आपके साथ ये जो प्रश्न है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूएसए की सेना में पहली महिला महासचिव कौन बनी है? कौन? महिला सचिव कौन बनी है? किसमें? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेना में कौन बनी है? तो ऑप्शन ए क्रिस्टिनो वुमर्थ, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी जो बाइडेन और ऑप्शन डी नीरा टंडन। तो कौन बनी है? ऑप्शन ए क्रिस्टिनो वुमर्थ। ठीक है, ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। हम लोग जानते हैं बाकी ऑप्शनों को। कमला हैरिस ये अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। और अमेरिका के राष्ट्रपति ऑप्शन सी जो बाइडेन। और नीरा टंडन को हाल ही में नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस की मुख्य सलाहकार के रूप में। इसमें व्हाइट हाउस की मुख्य सलाहकार नीरा टंडन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे सम्मानित किया है? किसने सम्मानित किया है? डब्ल्यूएचओ ने किसके लिए तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है? किस व्यक्ति को? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पीयूष गोयल और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। इनको सम्मानित किया गया है किसके लिए? तंबाकू नियंत्रण के लिए। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। तो ये तो हो चुका इस प्रश्न का उत्तर। जो हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिएगा फिर से, डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है?
डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बी श्याम। कौन? बी श्याम कौन है? अगला प्रश्न है बी श्याम। ठीक है, बी श्याम कहाँ के भारतीय राजदूत बने हैं? तो बी श्याम ये बने कहाँ के हैं भारतीय राजदूत? आइसलैंड गणराज्य के भारतीय राजदूत बने। कहाँ के? ऑप्शन ए, आइसलैंड गणराज्य के भारतीय राजदूत बने हैं। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शनों को भी डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन बी, विष्णु कुमार। विष्णु कुमार कहाँ के बने हैं? दक्षिण सूडान। कहाँ के? दक्षिण सूडान के। दक्षिण सूडान के विष्णु कुमार। और ऑप्शन सी है बेलारूस। बेलारूस के कौन बने हैं? आलोक रंजन। कौन है? आलोक रंजन कहां के बने हैं? बेलारूस के। दक्षिण सूडान के विष्णु कुमार। कौन है? विष्णु कुमार। ठीक है, विष्णु कुमार, दक्षिण सूडान, आलोक रंजन, बेलारूस, और रूस के बाला वेंकटेश। कौन है? बाला वेंकटेश। ठीक है, बाला वेंकटेश, रूस के विष्णु कुमार, दक्षिण सूडान, आलोक रंजन कहाँ के हो चुके हैं? ये दक्षिण सूडान के। और बी श्याम बने हैं हाल ही में आइसलैंड गणराज्य की। तो दोस्तों, आज का हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब अगर आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो तो करंट अफेयर को इम्पोर्टेंस बना के आप लोग प्रत्येक दिन पूरा वीडियो देखो, क्योंकि इससे आपको परीक्षा को क्लियर करने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन है, कितने? अगर 25 क्वेश्चन है तो ये 25 क्वेश्चन में से आपको 7 से 8 प्रश्न आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे। और एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पेट का बात की जाए तो पेट में 10 प्रश्न करंट अफेयर से हैं। 10 प्रश्न करंट अफेयर और 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से, जो आपकी इस क्लास में उसको कवर हो जाएंगे। तो चलिए, हम लोग का सेशन अब यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।